Hello everyone, welcome you all in AdUgrown classes. Myself Roshni Gautam, your business study teacher. Okay students, तो आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे दैट इज स्मॉल बिजनेस. ओके, स्मॉल बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है, हम किसको स्मॉल बिजनेस कहेंगे, कौन सा एक्ट आया जिसके थ्रू प्रोटेक्ट हुआ स्मॉल बिजनेस, गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्ट्स लाए, कौन कौन सी स्कीम्स लाई स्मॉल बिजनेस को डेवलप करने के लिए. ओके, फिर हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर्स क्या होती हैं. एंटरप्रेन्योर्स होती हैं, उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, वो इनोवेटिव होना चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, फिर हम देखेंगे कि आईपीआर क्या होता है, इंटरएक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ओके स्टूडेंट्स, तो उसका टाइप्स देखेंगे और ये क्यों लाया गया, आईपीआर क्यों लाना पड़ा, कोई इंडस्ट्रीज के लिए आईपीआर इंटरएक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्यों ज़रूरी है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे. फिर प्रॉब्लम्स भी देखेंगे कि एक स्मॉल बिजनेस में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, जो कि आपका चैप्टर 9 है, स्मॉल बिजनेस. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करें. ओके ओके, तो वेलकम ऑल ऑफ यू इन चैप्टर 9 स्मॉल बिजनेस. आपका स्मॉल बिजनेस है दैट इज चैप्टर 9, जो सेकंड टर्म में आएगा और हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली हम देखेंगे कि बिजनेस का मीनिंग क्या है, बिजनेस क्या है, फिर देखेंगे बिजनेस में स्मॉल बिजनेस का मीनिंग क्या है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ कि बिजनेस क्या होता है. बिजनेस क्या होता है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन देखिए कि डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड द परचेज एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस टू मेक अ प्रॉफिट. मतलब बिजनेस वो चीज़ होती है, वो ऑक्यूपेशन होता है जिसमें ट्रेड होता है. ट्रेड किस चीज़ का होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होता है फॉर टू मेक प्रॉफिट. देखिए, जब भी प्राइवेट सेक्टर जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा, वो क्यों करेगा, वो प्रॉफिट मोटिव से करेगा. वेयर एज गवर्नमेंट मीन्स पब्लिक सेक्टर, वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगी, वो करेगा फॉर द वेलफेयर मोटिव. तो बिजनेस वो ऑक्यूपेशन होता है, वो ट्रेड होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज होता है फॉर व्हाट, टू मेक द प्रॉफिट. ओके, एग्जाम्पल देख ले. देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस इज अ फार्मिंग. फार्मिंग का बिजनेस है, वो क्या होता है, एज एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस इज हाउस सेल. देखिए, बिजनेस ऑफ फार्मिंग, बिजनेस ऑफ हाउस सेल, ये क्या है, ये बिजनेस है. अब बिजनेस में स्मॉल बिजनेस किसको बोलेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं. अब बिजनेस देखिए, अ बिजनेस विच फंक्शन ऑन अ स्मॉल स्केल. स्मॉल बिजनेस उस बिजनेस को कहेंगे जहाँ पे स्मॉल स्केल हो. स्मॉल स्केल मतलब उसका लेवल जो स्केल है वो स्मॉल लेवल पे हो. लेवल इन्वॉल्व लेस कैपिटल. देखिए, लेस कैपिटल होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट लेस, ठीक है, लेस नंबर ऑफ लेबर, फ्यूअर मशीन्स टू ऑपरेट नॉट एज स्मॉल बिजनेस. देखिए, स्मॉल बिजनेस उस बिजनेस को कहेंगे जहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, स्मॉल लेवल ऑफ कैपिटल, स्मॉल लेवल ऑफ लेबर, स्मॉल लेवल ऑफ कैपिटल यूज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्मॉल बिजनेस. ओके, नेक्स्ट हम देखें क्या है, नेक्स्ट हम और देखते हैं और मूव करते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल बिजनेस आर द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. स्मॉल बिजनेस वो टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है जहाँ पे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑन स्मॉल लेवल. स्मॉल बिजनेस वो लेवल है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, वो किस पे होगा बच्चों, वो स्मॉल स्केल पे होगा. ओके, दिस इंडस्ट्रीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, ये नहीं है कि स्मॉल इंडस्ट्री है तो इसका जीडीपी में
एक नेशनल इनकम, एक कंट्री की नेशनल इनकम में, डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं होगा। क्यों नहीं? ऐसा नहीं है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस जो होता है वो मैन स्मॉल लेवल ऑफ वर्क करता है, जो कि लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए फ़ायदेमंद होता है। वो रॉ मटेरियल, स्मॉल बिजनेस रॉ मटेरियल तैयार करके देती हैं, फॉर टू किसको देती हैं? लार्ज इंडस्ट्रीज को। तो देखिए, बेस तो कौन बना रहा है? बेस कौन बना रहा है? स्मॉल इंडस्ट्रीज बेस बना रही है। उसके बाद लार्ज जो इंडस्ट्रीज है वो फर्दर प्रोडक्शन कर रही हैं। तो स्मॉल बिजनेस है जो हेल्प करती हैं, क्या किस में हेल्प करती हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द ओनर इन्वेस्ट वंस अ मशीनरी, इंडस्ट्रीज, प्लांट्स, टेक इज अ लीज और हायर द परचेज। हमने चैप्टर 8 में लीज फाइनेंसिंग पढ़ा था। तो इसमें क्या है? जो ऑनर होता है, ऑनर वो क्या, फिक्स कैपिटल जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो क्या करता है कि मशीन जो हो गया, प्लांट हो गया, लैंड हो गया, वो क्या लिया? लीज पे ले लिया, रेंट पर ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि ये लार्ज इंडस्ट्रीज नहीं है, उनके पास जो फंड है वो बहुत कम है। तो वो क्या करती हैं? लीज पे ले लेती हैं, रेंट पे ले लेती हैं, और जब प्रोडक्ट सेल होती है मार्केट में, फिर रिटर्न जो रेंट होता है उसको पे कर देती हैं। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज मेनली क्या करती हैं? जो फिक्स कैपिटल है उसको रेंट पे ले लेती हैं। ओके, दिस इंडस्ट्रीज डू नॉट इन्वेस्ट मोर देन 1 करोड़। अब इधर देखिए, ये जो इंडस्ट्रीज है स्मॉल लेवल है, हमने क्या बताया था कि एक ओनरशिप है, वो पीरियड्स पे वो है, डिवाइड है, स्मॉल पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड मीडियम। तो इसमें जो है स्मॉल बिजनेस होती हैं वो लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करती हैं। कितनी करती हैं? 1 करोड़। 1 करोड़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर पेपर, टूथपिक, पेन, बेकरीज, कैंडल, local chocolate industries are mostly settled in urban area as a separate unit। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज मेनली कौन कौन से प्रोडक्ट को इन्वेस्ट वो बनाती हैं? लाइक हो गया बेकरीज हो गई, कैंडल्स हो गई, टूथपिक्स हो गई, पेन्स हो गई, जो स्मॉल लेबर, जो स्मॉल चीज़ों पे डेवलपमेंट हो सके, जो स्मॉल मैन्युफैक्चर हो सके, उस चीज़ पे वो इन्वेस्ट करती है। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा? बिजनेस पढ़ा। बिजनेस का मीनिंग क्या है? बिजनेस का मीनिंग ये है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर वो ट्रेड करेगा। किस चीज़ का ट्रेड करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज का, फॉर टू मेक द प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे हम बिजनेस बोलेंगे। बिजनेस में एक आता है स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस क्या होता है? जब स्मॉल लेवल पे वर्क होता है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट होती है, स्मॉल कैपिटल यूज होता है, स्मॉल लेवल ऑफ लेबर यूज होता है, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? स्मॉल बिजनेस है। और ये नहीं है कि जो स्मॉल बिजनेस है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करती, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके स्टूडेंट, सो जो स्मॉल बिजनेस है वो डेवलपमेंट में, वो जीडीपी डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल करती हैं। देन हमने क्या पढ़ा कि कौन कौन सी गुड्स होती हैं जो स्मॉल बिजनेस प्रोड्यूस करती हैं, लाइक पेन, टूथपेस्ट, और क्या मैन्युफैक्चर क्या क्या करती हैं? जैसे आप बिस्किट्स देख लियो, आप बिस्किट्स की फैक्ट्रीज देखिएगा स्मॉल लेवल पर। वो स्मॉल आपने आसपास देखा होगा कि रूरल एरिया में जो वो बिस्किट को बिस्किट्स की इंडस्ट्री बिस्किट्स की बेकरीज की स्मॉल बिजनेस खोल लेते हैं। स्मॉल लेवल ऑफ लेबर यूज होता है, स्मॉल लेवल ऑफ कैपिटल होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? हम बोलेंगे स्मॉल बिजनेस। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम और भी चीज़ों पे मूव करते हैं। चलिए मूव करते हैं। अब ये आपके स्लाइड, आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो स्मॉल बिजनेस में एक इंडिया में क्या क्या किस वे से स्मॉल बिजनेस को डिफाइन किया गया है। गवर्नमेंट ने क्या डेफिनेशन दिया है स्मॉल बिजनेस का?
इसको देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ये हम देखेंगे कि इन इंडिया द विलेज एंड द स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बोथ ट्रेडिशनल कौन कौन से ट्रेडिशनल में आएंगे, हैंडीक्राफ्ट, खादी, विलेज इंडस्ट्रीज, और मॉडर्न में क्या आएगा, मॉडर्न में आएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड पावर लूम्स। देखिए, इंडिया में क्या है, स्मॉल विलेज में मेनली जो स्मॉल बिजनेस होता है वो विलेज में होता है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी होती है, एक ट्रेडिशनल सेक्टर ले लीजिए और दूसरा मॉडर्न सेक्टर। ट्रेडिशनल सेक्टर का डिवीजन क्या है, जैसे देखिए हैंडलूम, हैंडलूम हो गया, वो हो गया ट्रेडिशनल। हैंडीक्राफ्ट जो हाथों से काम होता है उसको हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, वो होता है ट्रेडिशनल। खादी, आप लोगों ने खादी सुना होगा कि खादी को प्रमोट करो, जो नरेंद्र मोदी हमारे पीएम हैं वो खादी को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं, तो खादी क्या हो गया, एक ट्रेडिशनल सेक्टर हो गया। और कौन सा, विलेज इंडस्ट्री, जो विलेज में इंडस्ट्रीज होती हैं स्मॉल लेवल पर होती हैं। बेकरीज की आपने देखा होगा कि फैक्ट्री होती है बेकरीज जो बिस्किट्स को बेक करती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विलेज इंडस्ट्रीज। तो ये सारी क्या थी, वो ट्रेडिशनल सेक्टर थी। दूसरा हमारा है मॉडर्न सेक्टर। मॉडर्न सेक्टर में बच्चों कौन कौन से आएगा, स्मॉल स्केल आएगा और दूसरा क्या आएगा, पावर लूम्स। आप इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, क्योंकि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ सेक्टर हैं, उनका नाम बताइए। तो आप क्या बच्चों लिखोगे, आप लिखोगे हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट में सॉरी ट्रेडिशनल में क्या लिखोगे, हैंडीक्राफ्ट, खादी, विलेज, हैंडलूम्स, इंडस्ट्रीज। और मॉडर्न सेक्टर में मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज में क्या लिखोगे बच्चों, आप दो लिखोगे, दो टाइप के हैं, वन इज स्मॉल स्केल, टू सेकेंड इज पावर लूम। ओके, हम आगे मूव करें बच्चों, आगे ये हमारा हो गया। सेकेंड हमारा है अकॉर्डिंग टू द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम मीन्स MSME। बच्चों आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, आपको फुल फॉर्म आ जाएगा, फुल फॉर्म ऑफ MSMED का फुल फॉर्म वो पूछ सकते हैं, किसमें पूछ सकते हैं, 1 और 2 मार्क्स में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। तो इसमें ये है कि MSME का क्या फुल फॉर्म है, मेरे साथ रिपीट कीजिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट। तो ये एक्ट आया था, एक्ट कब आया था ये भी याद रखिएगा, एक्ट आया था 2006 में, ठीक है। बच्चों जो मैं आपको बोल रही हूँ नोट करने के लिए, प्लीज आप करते जाइए, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ओके। एक फुल फॉर्म याद रखिएगा और दूसरा हमने क्या याद रखना है, हमने याद रखना है कि MSME कब आया था, एक्ट कब आया था, वो 2006 में आया था, ठीक है। फिर आगे हम मूव करते हैं, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज डिफाइंड एज वन वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन ₹25 लाख बट नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। देखिए, हम फर्दर भी देखेंगे कि स्मॉल मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज में कितने फंड इन्वेस्ट होता है। बट आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई स्मॉल बिजनेस है वो मोर देन 25 लाख बट नॉट एक्सीड द 5 लाख मीन्स बिटवीन 25 लाख और 5 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट होंगी, तो हम उसको बच्चों क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे स्मॉल बिजनेस और MSME। और इसको हम दूसरे वे से भी बोलते हैं माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज। सो प्लीज़ रिपीट कीजिए, इसको याद रखिएगा, हमने क्या याद रखना है, एक ये याद रखना है ट्रेडिशनल मतलब कि कितने टाइप से स्मॉल और विलेज स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, 2 टाइप्स के, एक ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न। दूसरा हमने क्या MSMED का फुल फॉर्म याद रखना है, फिर एक्ट कब आया था ये याद रखना है। दूसरा जो माइक्रो इंडस्ट्रीज है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है,
उसका फंड का जो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट रूल बनाती है कि आपने ये, अगर कोई इंडस्ट्रीज ₹25 लाख और नॉट मोर देन 5 करोड़ जब होंगी तो उसको हम माइक्रो, अब ये चेंज हो गया मई 2020 को, ये जो क्राइटेरिया था वो चेंज हो गया है। फर्दर हम देखेंगे इसको, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि पहले क्या था और अब क्या है। ओके, नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। सेवरल पैरामीटर कैन बी यूज टू मेजर द साइज ऑफ बिजनेस। अब हमने देखा कि कोई इंडस्ट्रीज 1 करोड़ इन्वेस्ट करेगी तो वो क्या बोलेगी, स्मॉल बिजनेस होगी। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होती हैं और जो कि गवर्नमेंट, एक किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो हम एक साइज ऑफ बिजनेस को कौन कौन से पैरामीटर पे डिवाइड कर सकते हैं। हमने इंडिया में क्या है देखिए, फर्स्ट जो है द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन बिजनेस, कि कितना पर्सन एक इंडस्ट्रीज में, कितना पर्सन, कितने नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड है हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मतलब मशीनरीज, प्लांट्स, कि एक इंडस्ट्रीज में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, मशीनरीज कितनी है, प्लांट्स कितने हैं, लैंड कितने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिक्स कैपिटल, हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था फिक्स कैपिटल। तो एक इंडस्ट्रीज में फिक्स कैपिटल की कितनी इन्वेस्टमेंट है, सेकंड हमने देख लिया। थर्ड हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, मतलब कि जब सारा प्रोडक्शन हो जाता है तो आउटपुट क्या निकलती है, वो कितना अमाउंट ऑफ आउटपुट हमारे रिजल्ट में आता है, तो उससे हम कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा है वो तीसरा है पावर कंज्यूम फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, पावर, इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंजप्शन हो रही है उस इंडस्ट्रीज में। तो बच्चों हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा कि कौन कौन से पैरामीटर होता है जो एक इंडस्ट्रीज की डिवीज़न होती हैं। तो फर्स्ट हमने देखा कि एक इंडस्ट्रीज में नंबर ऑफ लेबरर्स, लेबर कितने एम्प्लॉयड है उसकी बेस में कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, फिक्स कैपिटल कितना इन्वेस्ट हो रहा है। थर्ड हम देखेंगे कि जब आउटपुट निकलता है तो आउटपुट कितनी आ रही है। फोर्थ हम देखेंगे कि पावर, पावर कंज्यूम, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितनी है उस इंडस्ट्रीज को। तो ये था 4 पैरामीटर जिसके बेस पे हम एक साइज ऑफ बिजनेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था आपका, जो आपके बुक्स में ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मेंशन है कि हमारे इंडिया में क्या है और कौन सा एक्ट आया फॉर द स्मॉल बिजनेस, और साइज ऑफ बिजनेस को कौन से पैरामीटर से डिवीजन है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आया। हम नेक्स्ट मूव करें, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आपका शो हो रहा है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज इंक्लूड व्हाट, एक स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या क्या इंक्लूड करती हैं, क्या कैटेगरीज हैं, तो हम देख लें इनको, चलिए देखते हैं। फर्स्टली हमारा है, फर्स्टली आप देखिएगा जो फर्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दूसरा है, तो हमारा फर्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सेकंड क्या है हमारा, एंसिलरी इंडस्ट्रीज अंडरटेकिंग। थर्ड हमारा क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। फोर्थ हमारा आ गया टेनी इंडस्ट्रीज। फिफ्थ आ गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑन बाय द वुमेन। ओके, फिर सिक्स हमारा आ गया कॉटेज इंडस्ट्रीज। फिर सेवन्थ खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये सारी कैटेगरीज हैं जहाँ स्मॉल बिजनेस डिवाइड है। तो हम वन बाय वन डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे कि एंसिलरी इंडस्ट्रीज क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, स्पोर्ट ओरिएंटेड यूनिट क्या है। तो इन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलो लेट्स देखते हैं। तो आपके स्लाइड पे दिख रहा है कैटेगरीज ऑफ स्मॉल बिजनेस, कि एक स्मॉल बिजनेस कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो वन बाय वन हम देखेंगे।
ठीक है, तो फर्स्टली हमारा आ गया स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम किसको बोलेंगे, चलिए देखते हैं। दे इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट ऑफ मशीनरी एंड प्लांट विच डज नॉट सरपास 1 करोड़। वो इन्वेस्टमेंट जिससे एक्सीड नहीं होना चाहिए 1 करोड़, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फॉर फॉर स्मॉल एक्सपोर्ट इम्प्रूवमेंट, अगर कोई भी इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट में इम्प्रूवमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इम्प्रूवमेंट, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंडिचर सीलिंग इन मशीनरी एंड प्लांट इज 5 करोड़। देखिए अगर कोई भी स्मॉल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कर रही है 1 करोड़ तक, उसको हम बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बट दूसरी ओर अगर वो इंडस्ट्रीज स्मॉल पर एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो उनका जो अमाउंट है वो 5 करोड़ तक एक्सीड हो सकता है। ओके, तो स्मॉल स्केल में याद रखिएगा 1 करोड़। और अगर दूसरी वे से देखें कि स्मॉल एक्सपोर्ट इम्प्रूवमेंट में वो 5 करोड़ तक वो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ओके, ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्रीज यूनिट। एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्रीज किसको बोलेंगे, चलिए देखते हैं। दिस इंडस्ट्रीज कैन होल्ड द स्टेटस ऑफ एन एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्रीज if it supply a minimum 50% of its products to the another business। देखिए हम एंसिलरी इंडस्ट्रीज उस इंडस्ट्रीज को कहेंगे जब वो अपना 50% जो भी उसका मैन्युफैक्चर उसने प्रोडक्ट्स बनाया वो लार्ज इंडस्ट्रीज मतलब जो दूसरी बिजनेस को एक्सपोर्ट कर रही हैं या फिर सेल कर रही हैं तो हम उसको बोलेंगे एनसिलरी। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, देखिए द पेरेंट यूनिट, पेरेंट यूनिट जो मेन जो प्रोडक्शन होती हैं, दे कैन प्रोड्यूस मशीन्स, पार्ट्स, कंपोनेंट्स, टूल और स्टैंडर्ड फॉर द पेरेंट यूनिट। पेरेंट यूनिट कौन है, जो एक फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप एक बाइसिकल ले लीजिए, उसके जो भी पार्ट्स हैं, उसके जो भी टायर हो गए, हैंडल हो गया, वो कौन सी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करेंगी, वो करेंगी एंसिलरी इंडस्ट्रीज। फर्दर वो फिर अपना 50% जो भी मैन्युफैक्चर है वो पेरेंट इंडस्ट्री जो फिक्स मतलब पूरा बाइसिकल बनाती हैं उसको सेल कर देंगी। तो ये क्या हो गया, जो इंडस्ट्रीज, फिर से देखिए बच्चों, जो इंडस्ट्रीज अपना 50% मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, पेरेंट इंडस्ट्री जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है उसको सेल कर देंगी, वो इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज कहलाएंगी, एनसिलरी स्मॉल इंडस्ट्रीज यूनिट। ओके, तो जो 50% मैन्युफैक्चर होगा वो कौन सा होगा, देखिए पार्ट्स, कंपोनेंट्स, टूल्स, स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्ट्स, ये सारी हो गई। थर्ड पे हम मूव करते हैं, थर्ड पे हम मूव करेंगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स क्या है, चलिए देखते हैं। The industries can process the status of export-oriented unit if its exports exceed the 50% of its manufacture। अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट कौन से हैं, अगर कोई इंडस्ट्रीज अपना 50% मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर देंगी, मतलब आपको पता है कि अगर इंडिया है अपना गुड्स दूसरे कंट्रीज को सेल कर रही है तो वो क्या होगी, एक्सपोर्ट। अगर इंडिया दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट्स मंगवा रही हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंपोर्ट बोलेंगे। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हम उसको बोलेंगे जब कोई इंडस्ट्रीज अपना 50% मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपोर्ट कर देंगी दूसरी कंट्रीज को, तो हम उसको बच्चों क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। ओके, उसका क्या है, लेकिन देखिए इसमें क्या है, इट कैन बी ऑप्ट फॉर द कंपनसेशन लाइक एक्सपोर्ट बोनस अदर ग्रांट्स।
अगर कोई इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है तो उसको बहुत सारी बेनिफिट्स दिया जाता है थ्रू द गवर्नमेंट। लाइक क्या, उसको टैक्स में रिडक्शन दे दिया, उसको सब्सिडीज दे दी, बोनस दे दिया, अवार्ड्स दे दिया। क्यों दिया जाता है ये सब? ताकि वो और भी मोटिवेट हो। तो बच्चों, हमने इस स्लाइड में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हमने पढ़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हमने पढ़ा कि अगर कोई इंडस्ट्रीज 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करती है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलेंगी। एंसिलरी इंडस्ट्रीज कब हम बोलेंगे? जब वो 50% ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स दूसरे बिजनेस को सेल कर देंगी तो हम बोलेंगे एंसिलरी इंडस्ट्रीज। और थर्ड हमारा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट यूनिट। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हम उसको बोलेंगे जब कोई इंडस्ट्रीज अपना 50% ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर देंगी तो हम उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। और फर्दर डिवीजन है, आगे जाके हम देखते हैं। हमारा फोर्थ है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑन बाय द वुमेन। कि अगर कोई वुमेन एक स्मॉल इंडस्ट्रीज को ऑन करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उसको क्या क्या के बेनिफिट मिलेगा वो भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, फोर्थ हमारा आ गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑन बाय द वुमेन। वुमेन पे रखिएगा ध्यान। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, एंड इंडस्ट्रीज opted by the women entrepreneur in which they alone or combined share capital minimum of 51%। अगर कोई इंडस्ट्रीज में 51% का ऑनरशिप किसके हाथ में होगा? वुमेन के हाथ में होगा। ठीक है, such can opted for special grant from the government with low rate of interest। मैं आपको समझाती हूँ कि अगर कोई भी एक इंडस्ट्रीज देख लीजिए, कोई भी इंडस्ट्रीज लगा लीजिए, हैंडलूम इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, हैंडलूम इंडस्ट्रीज हो गया। अगर इसका ऑनरशिप 51% ऑनरशिप किसी वुमेन के नाम पे होगा तो उसको जो भी गवर्नमेंट से क्या क्या मिलेगा? सब्सिडीज मिलेंगी। और जो रेट ऑफ लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा वो भी बहुत मिनिमम होगा। और तो और स्पेशल ग्रांट्स दिए जाएंगे, अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये हमारा था स्मॉल स्केल ऑन बाय द वुमेन। अगर कोई वुमेन 51% की ऑनरशिप होती है तो उसको स्पेशल ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, फिफ्थ हम देखेंगे टाइनी इंडस्ट्रीज। टाइनी इंडस्ट्रीज क्या है? इट इज एन इंडस्ट्रीज और companies whose expenditure on machineries and plants does not exceed 25 lakh। टाइनी इंडस्ट्रीज हम उस इंडस्ट्रीज को बोलेंगे जब उसकी एक्सपेंडिचर मतलब इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हम उसको बोलेंगे टाइनी इंडस्ट्रीज यूनिट। सिक्स हमारा आ गया स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस। स्मॉल स्केल सर्विस और बिजनेस क्या आएगा? इट इज़ अ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट ऑन मशीनरीज एंड प्लांट एक्सक्लूडिंग द रेंट एंड बिल्डिंग शुड नॉट सरप्लस ऑफ ₹10 लाख। एक बार हम फिर से देखते हैं। ये स्मॉल स्केल सर्विस और बिजनेस उस इंडस्ट्रीज को बोलेंगे जहां पर फिक्स कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन मशीनरीज एंड प्लांट एक्सक्लूडिंग द रेंट एंड बिल्डिंग डज नॉट सरप्लस ऑफ। देखिए, स्मॉल स्केल सर्विस और बिजनेस उस इंडस्ट्रीज को बोला जाता है जहाँ पे फिक्स कैपिटल की इन्वेस्टमेंट हम उसमें एक्सक्लूड उसको हटा देंगे। किस चीज़ को? बिल्डिंग को और लैंड को। लैंड जो लैंड है और बिल्डिंग जिस बिल्डिंग बना हुआ है उस दोनों को हटा दिया। और उस और जो भी फिक्स कैपिटल बच गया, और कौन सा फिक्स कैपिटल हमारे पास बच गया? वो बच गया, कौन सा बच गया? हमारा बच गया मशीन्स और प्लांट्स बच गए। तो उसमें जो सरप्लस है, सरप्लस अमाउंट है, वो ₹10 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए। फिर से सुनिए, स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस उस इंडस्ट्रीज को बोलेंगे जहाँ पर
जो उसका सरप्लस है 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फिक्स कैपिटल में, बट उस फिक्स कैपिटल में उसका लैंड और बिल्डिंग इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, समझ आ गया। अब सेवन्थ है माइक्रो बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ये क्या है, चलिए देखते हैं। इट इज़ अ टेनी एंड स्मॉल बिजनेस सेक्टर। द इन्वेस्टमेंट इन मशीन एंड प्लांट डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। इसमें कोई एक्सक्लूड नहीं करना है, सब कुछ इंक्लूड करना है। तो माइक्रो बिजनेस एंटरप्रेन्योर हम कब बोलेंगे, जहाँ मशीन एंड प्लांट पे इन्वेस्टमेंट 1 लाख तक ही होना चाहिए, 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लीज़ बच्चों, आप लोग ये जो नंबर है 1 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, इन सब को अच्छे से रट लीजिए और इनको तो आपको लिखना होगा, और जो है वही लिख के आना प्लीज़। अगर आपने इसमें कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आपको ये नंबर्स याद रखें, ठीक है। एक नोटबुक में आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा कि इसमें इतने करोड़ है, इसमें इतने करोड़ है, तो जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आप इजीली उसको रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस स्लाइड में क्या क्या पढ़ा बच्चों, हमने फोर्थ में देखा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑन बाय द वुमेन। इसमें क्या था कि अगर कोई भी इंडस्ट्रीज में ऑनरशिप ऑफ वुमेन 51% है तो उनको क्या स्पेशल ग्रांट दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। थर्ड टेनी इंडस्ट्रीज यूनिट, उसमें हमने क्या पढ़ा कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे टेनी इंडस्ट्रीज यूनिट। सिक्स में हमने पढ़ा स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस। इसमें हम फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे जो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट उसमें फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, लैंड, और उसमें बिल्डिंग जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, और उसका कितना होना चाहिए, ₹10 लाख। सेवन्थ हमारा क्या है, माइक्रो बिजनेस एंटरप्रेन्योर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है कि कोई भी इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट कर रही हैं तो उसमें ₹1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारी कैटेगरीज ऑफ स्मॉल बिजनेस की। एक स्मॉल बिजनेस कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो आगे हम मूव करते हैं। आगे हमारा एट्थ भी है। एट्थ हमारा आ जाता है विलेज इंडस्ट्रीज। विलेज इंडस्ट्रीज को क्या हम बोलेंगे, देखिए विलेज इंडस्ट्रीज को कब क्या बोलना चाहिए, इसमें कितने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। द इंडस्ट्रीज विच आर लोकेटेड इन रूरल एरिया मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट, परफॉर्म एनी सर्विस विद और विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, इसको बोलेंगे विलेज इंडस्ट्रीज। विलेज इंडस्ट्रीज उस इंडस्ट्रीज को बोलेंगे जहाँ रूरल एरिया में एग्जिस्ट करता हो, और जब प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज ना हो तो हम उसको बोलेंगे विलेज इंडस्ट्रीज। फिर से सुनिए, विलेज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होगा जहाँ इंडस्ट्रीज कहाँ पे होंगी, रूरल एरिया में होगी, और उस इन्वेस्टमेंट में पावर जनरेशन की ज़रूरत नहीं होगी, और पावर की यूज़ नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे विलेज इंडस्ट्रीज। और इसका फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल पर हेड वर्कर आर्टिशन विच इज़ नॉट एक्सीड ₹50,000। सबसे कम आप देख रहे हैं, सबसे कम है इसमें विलेज इंडस्ट्रीज में, ओनली 50,000, ठीक है। 9 हमारा है कॉटेज इंडस्ट्रीज। विलेज इंडस्ट्रीज पढ़ लिया, कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सा इंडस्ट्री होता है, इट इज ऑल्सो नॉन एज ट्रेडिशनल और रूरल इंडस्ट्रीज। द इंडस्ट्रीज आर नॉट कवर्ड बाय द कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इसको हम ट्रेडिशनल और रूरल इंडस्ट्रीज भी कहेंगे, और इसमें क्या होता है, ये मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। इसका फर्दर हम डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आगे हम मूव करते हैं कि ये था आपके
ये था कैटेगरीज ऑफ स्मॉल बिजनेस, ये सारे थे, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। एक क्या इम्पोर्टेंस क्या है स्मॉल बिजनेस, स्मॉल इंडस्ट्रीज का इंडिया में, वो क्या क्या करती हैं, किस चीज़ में हेल्प करती हैं, हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस में क्या है। पहले हम देखते हैं, ऊपर देख लेते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन मेनी वेज। देखिए ये सब हैं आपको, बट मैंने यहाँ पे डिटेल और भी इंक्लूड किया है, तो एक्स्ट्रा मटेरियल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अबाउट 60 to 70% ऑफ द टोटल इनोवेशन इन इंडिया कम फ्रॉम द SSI। SSI का याद रखिएगा, आपको आगे बहुत देखने को मिलेगा, ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो 60 to 70% जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, इनोवेशंस होता है, वो कहाँ पे होता है बच्चों, SSI में होता है। Many of the big business today were all started small and then nature into a small big industries। जो भी आप बिग इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं, वो फर्स्टली स्मॉल लेवल से स्टार्ट करते हैं, स्मॉल से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, स्मॉल कैपिटल से, लेबर से स्टार्ट करते हैं, देन वो बिग इंडस्ट्रीज बाद में बन जाते हैं। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज में 60 to 70% इनोवेशंस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक रिसर्च में आपने सुना होगा कि हम पहले छोटे लेवल पर रिसर्च करते हैं, जब वो रिसर्च सक्सेसफुल हो जाएगा तब हम लार्ज लेवल पर उसको अप्लाई करेंगे। सेम हेयर यहाँ पे भी ऐसे ही कोई भी इंडस्ट्रीज हैं वो पहले स्मॉल लेवल से स्टार्ट होती हैं, देन वो बिग इंडस्ट्रीज जाके बन जाती हैं फ्यूचर में। तो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या हेल्प करती हैं। फर्स्ट हमारा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करती हैं, मतलब कि नौकरियां, लोगों को नौकरियां देने में हेल्प करती हैं। देखिए क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ होता है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है वो लेबर टेक्निक्स यूज़ करती हैं। लेबर मतलब कि लोगों पे, कैपिटल पे डिपेंड नहीं होती, जो मैन होता है, मैन ह्यूमन बींग्स, मैन वुमेन हो गए, उस पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये लेबर इंटेंसिव उसको बोला जाता है। और कैपिटल इंटेंसिव क्या होती हैं, जो इंडस्ट्रीज मशीन्स पे डिपेंड होती हैं, उसको हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स बोलेंगे। इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। जो SSI होती हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इससे क्या होता है बच्चों, इससे होता है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि लोगों को ज़्यादा नौकरियां मिलती हैं। इससे क्या होता है कि लोग अनएम्प्लॉयड होने से बच जाते हैं। हम इसके देखते हैं कि कौन कौन सा है। आर्टिशंस का हो गया, टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन हो गए, प्रोफेशंस हो गए। देखिए इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू पीपल एंगेज इन ट्रेडिशनल आर्ट इन इंडिया। देखिए जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं होती हैं वो मेनली क्वालिफाइड, जो ज़्यादा एक्सपर्टीज होते हैं उस चीज़ में, उसको एम्प्लॉयमेंट देती हैं। वेयर एज स्मॉल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, वो स्किल, जो जिनको बस जैसे कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, जिनको स्मॉल लेवल पे ही आता है, इतने प्रोफेशनल नहीं होते, इतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं, उनको भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में नौकरी मिल जाती है। कौन कौन से पीपल को मिलती हैं, देखिए पीपल इन रूरल सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज, देखिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होगा। कल के वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ सेक्टर्स इन रूरल सेक्टर में भी देती हैं, जहाँ विलेज हो गया वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट देती हैं,
दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी देती हैं। ये आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कितने टाइप्स के सेक्टर होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज, सेकंड होता है अनऑर्गेनाइज, मैं इसका मीनिंग बताऊंगी, बट आप अगर आप खुद सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। हमारा फिर फोर्थ क्या है, इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू स्किल एंड अनस्किल्ड पीपल इन इंडिया। मतलब ये एम्प्लॉयमेंट जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी देती हैं, जो अनपढ़ हैं उनको भी देती हैं, ठीक है। द एम्प्लॉयमेंट कैपिटल रेशो इज फॉर द एसएसआई। मतलब कि देखिए कैपिटल से लेबर की जो रेशो है, मीन्स कैपिटल कम यूज़ करते हैं और लेबर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो लेबर रेशो ज़्यादा है एज कंपेयर टू कैपिटल रेशो, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा आ गया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, वुमेन को ग्रोथ करने में हेल्प करती हैं। हमने कैटेगरीज में क्या पढ़ा था कि 50% ऑनरशिप कोई भी इंडस्ट्रीज़ में हो तो उसको जो गवर्नमेंट होता है वो स्पेशल ग्रांट्स प्रोवाइड कराता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो वुमेन की इन्वॉल्वमेंट है वो है ज़्यादा, और जो वुमेन है वो भी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। हम पहले देखते थे ट्रेडिशनल वे में, अगर हम पिछला जो था, जो वुमेन होती हैं वो घर के काम ही करती हैं, बट आजकल की वुमेन क्या कर रही हैं, वो घर का काम करने के साथ साथ भी वो नौकरियां कर रही हैं। और जो नौकरियां कर रही हैं वो गवर्नमेंट बहुत सारे सब्सिडीज देती हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती हैं। इससे जो वुमेन होती हैं और भी मोटिवेट होती हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो हमारा जो एसएसआई है, सेकंड पॉइंट हमारा है एसएसआई। एसएसआई है जो फैसिलिटेट करता है वुमेन ग्रोथ को, वुमेन की ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन इंडिया। मतलब जॉब प्रोवाइड करता है वुमेन को। इट प्रमोट एंटरप्रेन्योर स्किल अमंग वुमेन एज स्पेशल इंटेंसिव आर गिवन टू द वुमेन एंटरप्रेन्योर। आपने देखा होगा कि किसी किसी गांव में जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं वुमेन को। जैसे हो गया स्टिचिंग में, हो गया जो खादी बनाने में स्किल प्रोवाइड करा देती हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या हम सीख रहे हैं कि जो वुमेन है, वुमेन की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है। ओके बच्चों, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, जो एसएसआई ब्रिंग अ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। तो रीजनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हैं। जो रीजन्स होते हैं, विलेज हो गया, इन सब चीज़ों में भी डेवलपमेंट कर रही हैं। वन बाय वन पढ़ते हैं। SSI promote decentralized development of industries, and most of the small scale industries set up in backward and rural area. डिसेंट्रलाइजेशन में क्या समझते हैं कि ये नहीं है कि जो सिटीज़ हैं, जो ज़्यादा डेवलपमेंट है वहीं पे इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, वहीं पे ग्रोथ हो रहा है। वेयर एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो छोटे लेवल पे, विलेज लेवल पे, जो जो लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, उस रीजन पे भी डेवलपमेंट हो रही है। और वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है एसएसआई। ओके, सेकंड क्या है, रिमूव रीजनल डिस्पैरिटी बाय इंडस्ट्रियलाइजिंग रूरल और बैकवर्ड एरिया, ब्रिंग बैलेंस बिटवीन द रीजनल डेवलपमेंट। जो सिटीज़ और रूरल में जो बैलेंस है, जो गैप है, उसको भी, उस गैप को हटा रही है। कौन हटा रहा है, एसएसआई। थर्ड हमारा है, इट प्रमोट अर्बन एंड रूरल ग्रोथ इन इंडिया। ये अर्बन को भी डेवलपमेंट करती है और रूरल जो विलेज है उसको भी डेवलपमेंट कर रही है। और इससे क्या हो रहा है, अर्बन और रूरल में जो गैप है, जो ज़्यादा लोग गैप हैं, कि हम रूरल एरिया वालों से नहीं बोलेंगे, तो यहाँ एसएसआई से जो रूरल एरिया है वो भी डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे अर्बन एरिया डेवलप हो रहा है। ओके, फोर्थ हमारा पॉइंट है, इट हेल्प टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन, स्लम
sanitization, pollution in cities by the providing employment and income to the people living in rural area. It play important role in by initiating the government to build the infrastructure facility in rural area. हम बहुत देखते थे कि जो रूरल एरिया वाले पीपल होते हैं वो अर्बन एरिया में जाते हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट, बट एसएसआई आने के बाद क्या हुआ कि रूरल एरिया में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। तो जो रूरल एरिया के पीपल थे वो अर्बन में इतना ज़्यादा उनकी जो माइग्रेशन है वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि एसएसआई ने डेवलपमेंट हुआ, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आई, और ये सारी ज़्यादा से ज़्यादा कौन कर रहा है? गवर्नमेंट्स कर रही हैं। तो ये हो गया। तो एसएसआई आप देख रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितने कितने चीज़ों की डेवलपमेंट कर रहा है। हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है? इट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिसाइडिंग द सब अर्बन एंड रूरल एरिया। अगर रूरल एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आए तो इससे क्या होगा? लोगों के पास इनकम आएगा तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो अच्छे से रहेंगे, अच्छे से कपड़े पहनेंगे, अच्छे से फूड खाएंगे, उनका घर बनेगा, तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही है। ओके बच्चों। सिक्स्थ है entrepreneurial talent is tapped in different regions. Income is also distributed instead of being concentrated in hand of few individual or business family। देखिए पहले क्या होता था कि जो अर्बन एरिया, जो सिटी है, उसमें ही एंटरप्रेन्योर्स जाते थे, उसमें ही एंटरप्रेन्योर डेवलप्ड होते हैं। बट अब रूरल एरिया में एसएसआई आने के बाद जो रूरल एरिया में है उसमें भी लोग रिस्क टेकर होने लग गए हैं। उन्होंने अपना इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या होता, और इससे क्या होता है कि जो लोन, वो जो अगर वो कोई भी पीपल वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो जो गवर्नमेंट होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रेट पे देती है। इससे लोग पीपल ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इससे क्या हो गया हमारा? इससे ये हमारा हो गया कि कुछ लोगों के पास ही जो इन्वेस्टमेंट पावर थी वो कुछ लोगों के पास ही थी। बट एसएसआई आने के बाद जो ये पावर था डिसेंट्रलाइज हो गया, बहुत से लोग पार्टिसिपेट होने लग गए। तो एसएसआई क्या हुआ? ब्रिंग बैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट में पढ़ा हमने कि जो रूरल और अर्बन में जो गैप था, ये ब्रॉड गैप था, उसको फुलफिल कर दिया, उसको गैप को हटा दिया। ठीक है। तो ये जो एसएसआई है, पहला हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा कि ये जॉब दिलवाने में हेल्प करती है। दूसरा हमने पढ़ा कि जो वुमेन सिर्फ हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती थी, अब क्या है? वो ग्रोथ, वो इन्वेस्टमेंट में, वो एंटरप्रेन्योर में पार्टिसिपेट करने लग गई हैं। तीसरा क्या था? जो रीजनल गैप थी अर्बन और सिटीज़ और रूरल एरिया में जो गैप था उसको फुलफिल कर दिया, उसको हटा दिया। और ये किसने किया? वो एसएसआई ने किया। ओके, हमने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए। नेक्स्ट और पॉइंट्स हैं देखिए। और रोल आपके 4 देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि 3 या 4 आपने रोल बताना है, तो आप 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे। अगर ज़्यादा पूछ लिया कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया कि रोल, तो आपने सारे पॉइंट्स को डिफाइन करना है। और मैंने अच्छा खासा मटेरियल्स प्रोवाइड कराया है आपको। अगर इसका पीपीटी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फोर्थ हमारा आ गया। जो फोर्थ है, फोर्थ क्या हेल्प करती है एसएसआई? चलिए देखते हैं। तो बच्चों हम फोर्थ पॉइंट में मूव करते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? जो एसएसआई है, हेल्प इन मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। मतलब कि जो एसएसआई है, जो लोकल लेवल पे रिसोर्सेज होते हैं उसको मोबिलाइज, मतलब कि ट्रांसफ़र करने में, ट्रेड करने में हेल्प करती हैं। वो कैसे करती हैं? चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। इट हेल्प टू मोबिलाइज एंड यूटिलाइज द लोकल रिसोर्सेज like small savings, entrepreneur talent of the entrepreneurs which might otherwise remain idle and unutilized.
Thus it is help in effective utilization of resources. जो SSI है वो ह्यूमन कैपिटल है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उन दोनों को मोबिलाइज करने में हेल्प करती है। लाइक देखिए कि एंटरप्रेन्योर टैलेंट, इनका जो टैलेंट्स था वो क्या था, लोगों के पास अपने पास ही रहता था। लेकिन SSI डेवलपमेंट के बाद क्या हुआ, लोग बाहर आए, मोटिवेट हुए, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लोग अपने टैलेंट को यूज़ कर रहे हैं। और जो स्मॉल जो सेविंग्स होती थी पीपल की, वो अपने पास ही रखते थे, या तो वो खर्च कर देते थे इधर उधर अन अननेसेसरी चीज़ों पे। बट स्मॉल सेविंग जो लोग हैं, अब क्या इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। तो इससे क्या हुआ कि वो अपने सेल्फ सेविंग जो होता था उनके पास, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट देखिए, इट पेव्स वे फॉर प्रमोटिंग द ट्रेडिशनल फैमिली स्किल एंड हैंडीक्राफ्ट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट से और इनोवेशन से जो स्किल्स थी, लोग ट्रेडिशनल स्किल्स थी, जैसे कि उनका हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, इन सारे उनके टैलेंट को और भी प्रमोशन मिली और भी डेवलपमेंट हुई इनमें। देर इज़ अ ग्रेट डिमांड फॉर हैंडीक्राफ्ट गुड्स इन फॉरेन कंट्रीज। और SSI आने के बाद क्यों ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हुई, क्यों हुआ, क्योंकि फॉरेनर्स, जो फॉरेनर्स होते हैं, वो इंडिया की ट्रेडिशनल चीज़ें को डिमांड करते हैं। और लोग क्यों कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया, प्रमोट किया, डेवलपमेंट किया, इनोवेशन किया, और इससे डिमांड्स थी वो इंक्रीज हो गई। ओके बच्चों, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, इट हेल्प टू इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ लोकल एंटरप्रेन्योर एंड सेल्फ एम्प्लॉयज पर्सनल इन स्मॉल टाउन एंड विलेज इन इंडिया। जो मतलब इससे क्या हुआ कि जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स थी, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल्स थी स्मॉल टाउन एंड विलेज में, उनकी भी डेवलपमेंट हुई, वो आगे आए, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। तो इससे क्या हुआ कि जो लोकल इंडस्ट्रीज या ह्यूमन रिसोर्सेज ले लो या फिजिकल रिसोर्सेज हुआ, दोनों चीज़ों की यूटिलाइजेशन हुई। जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है वो किसके थ्रू आई, SSI के थ्रू आई। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम फिफ्थ पॉइंट पढ़े। फिफ्थ पॉइंट क्या बता रहा है, जो SSI पेज फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल था उसका ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूज हुआ। कैसे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है, हेल्प रिक्वायर्ड लेस कैपिटल पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब कि SSI ने क्या किया कि पर यूनिट पे, अगर एक यूनिट है, एक दो लगा लीजिए, 2 यूनिट पे अगर पहले 4 कैपिटल लग रहा था, तो अब क्या हुआ, 2 यूनिट पे अब सिर्फ 2 कैपिटल लगेगा। ठीक है, और वो किसकी वजह से हुआ, वो SSI की वजह से हुआ। और SSI समझ आ रहा है ना आपको, कि SSI मीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, ड्यू टू shorter gestation period, the payback period is quite show in the small scale industries. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड होता है। जेस्टेशन पीरियड हम उस पीरियड को बोलते हैं जहाँ डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो इसके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आने की वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो गैप था वो भी रिड्यूस हो गया। ओके बच्चों, तो अब सेकेंड पॉइंट पे मूव करें हम। SSI फंक्शन एज स्टेबलाइजिंग फोर्स फॉर प्रोवाइडिंग हाई आउटपुट कैपिटल रेशो एज अ हाई एम्प्लॉयमेंट कैपिटल रेशो। कि SSI के आने के बाद देखिए, ये हाई कैपिटल आउटपुट क्या हुआ कि आउटपुट अपॉन कैपिटल, कि आउटपुट की ज़्यादा हुई। अगर आउटपुट का ज़्यादा हुआ, इंक्रीजिंग हुआ, तो ये गुड है। अगर कैपिटल आउट ऑफ कैपिटल, अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये बैड चीज़ हो गई। अगर आउटपुट ज़्यादा हुआ कैपिटल से तो ये गुड फॉर द
कंट्री, अगर कैपिटल ज़्यादा है आउटपुट से इज बैड फॉर द कंट्री। और तो इसमें क्या हुआ, एसएसआई आने के बाद जो आउटपुट बाय कैपिटल वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ और इससे एम्प्लॉयमेंट आउट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट बाय कैपिटल, देखिए एम्प्लॉयमेंट बाय कैपिटल, इसको एम्प्लॉयमेंट को एन से भी डिनोट करते हैं, ये ज़्यादा हुआ, ठीक है, आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। थर्ड हमारा है, इट अनकरेज द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया स्मॉल टाउन टू मोबिलाइज सेविंग चैनलाइज देम इनटू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। देखिए जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल है, जैसे कि पहले क्या होता था, कैपिटल ज़्यादा यूज होता था, बट एसएसआई आने के बाद कैपिटल आउटपुट ज़्यादा तेजी से आउटपुट जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और वो भी क्या होता है, कम कैपिटल से। कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी कंट्री के लिए अगर आउटपुट ज़्यादा है कैपिटल से तो वो अच्छा है। आप ये देखिएगा, आप बड़े क्लासेस में जाइएगा तो आप देखिएगा कि अगर 4 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें कितना कैपिटल अमाउंट लग रहा है। अगर आउटपुट ज़्यादा है कैपिटल से तो वो गुड फॉर द कंट्री है। अगर कैपिटल ज़्यादा है, अगर आउटपुट 2 है और कैपिटल 4 है, पर ये है बेड ऑफ द इंडस्ट्रीज, बेड ऑफ द कंट्री, ये चीज़ें ये बेड है, ठीक है, ये डेवलपमेंट नहीं हो रही है उस कंट्रीज की। तो इसमें जो है, जो कैपिटल है वो जो एसएसआई है वो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल में भी, कि कैपिटल का ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, ये नहीं कि उसका अननेसेसरी चीज़ यूज होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने फोर्थ भी देख लिया, फिफ्थ भी देख लिया, अब हम सिक्स पे मूव करते हैं। जो एसएसआई है वो प्रमोट करती हैं एक्सपोर्ट को, कैसे करती हैं चलिए देखते हैं। देखिए जो प्रमोट करती हैं एक्सपोर्ट को कैसे, एसएसआई डज नॉट रिक्वायर्ड सपोहिस्टिक, तो sophisticated machineries, hence it is not necessary to import the machine from abroad. On the other hand, there is a great demand for the good produced by the small scale industries. It reduces the pressure of the country of balance of payment. SSI earn valuable foreign exchange through export from the India. तो देखिए जो एसएसआई है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट कैसे करती है। देखिए फर्स्टली जो एसएसआई आई, उसका जो डिमांड, उसके गुड्स का डिमांड फॉरेन इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा है। इससे क्या हुआ कि हमने जो मशीनरीज थी, मशीनरीज को हम पहले इंपोर्ट कराते थे, तो एसएसआई आने के बाद जो हमारी इंपोर्ट थी मशीनरीज की वो रिड्यूस हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो लेबर इंडस्ट्रीज है, तो हमने क्या लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय किया, तो मशीन पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो गई और हमने जो अब्रॉड से, हम फॉरेन से जो मशीनरीज को इंपोर्ट कराते थे वो भी कम हो गया। इससे क्या हुआ, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो भी हमारा सरप्लस में आ गया, सरप्लस में आ गया। क्यों आया, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट से, ठीक है, इंपोर्ट से हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट से, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सरप्लस हुआ। और इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थी वो भी इंक्रीज हुई। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कंट्री की इंक्रीज हुई। तो आपको समझ आया कि जो एसएसआई है वो कितनी ही इम्पॉर्टेंट है एक्सपोर्ट में। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सरप्लस में हो गया, दूसरा जो हमारी कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थी वो भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, 7th पॉइंट है, एसएसआई कॉम्प्लीमेंट्स द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो एसएसआई है वो कॉम्प्लीमेंट वर्क करती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। लाइक कैसे, फर्स्ट देखते हैं, प्ले अ कॉम्प्लीमेंट्री रोल टू द
large scale industries and support the large scale industries. कॉम्प्लीमेंट्री भी और सपोर्ट भी करती है लार्ज इंडस्ट्रीज को, लाइक provided parts, components, accessory to the large scale industries and meet the entrepreneur requirement for large scale industries through setting up the unit near the large scale. देखिए, अगर कोई भी एरिया में लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, तो पीपल क्या करते हैं, अपना स्मॉल इंडस्ट्रीज खोल लेती हैं पास में. जो भी ये प्रोडक्शन कर रहा है, मान लीजिए बाइसिकल की प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, ये बाइसिकल के पार्ट्स बना लेंगी, कंपोनेंट्स बना लेंगी और वो स्मॉल स्केल को दे देंगी, लार्ज स्केल को दे देंगी, और लार्ज स्केल है वो फिक्स, मतलब जो फाइनल गुड्स ऑफ बाइसिकल को प्रोड्यूस कर देंगी. तो इससे क्या हुआ, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो एज अ कंपोनेंट्स रोल प्ले करती हैं फॉर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. लास्ट है, इट सर्व्स एज एंसिलरीज टू द लार्ज स्केल. हमने कैटेगरीज में पढ़ा था, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो एंसिलरीज यूज़ करती हैं. मतलब कि कोई भी इंडस्ट्रीज अगर अपना 50% ऑफ प्रोडक्शन किसी और बिजनेस को दे रही हैं, तो हम बच्चों उसको क्या बोलेंगे, उसको हम एंसिलरी इंडस्ट्रीज बोलेंगे, और एसएसआई इसमें हेल्प करती हैं. 8th हमारा पॉइंट है कि एसएसआई मीट द कंज्यूमर डिमांड्स. हमने पिछले में देखा, जो डिमांड एंड सप्लाई में जो जेस्टेशन पीरियड होता है उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प करती हैं. मतलब कि ये डिमांड्स को फुलफिल करती हैं. लोगों ने मार्केट में डिमांड किया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्विक डिमांड को फुलफिल करती हैं. लाइक व्हाट, देखते हैं. SSI provide a wide range of product required by the consumer in India. SSI जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं. कैसे कैसे देखते हैं. इट मीट द डिमांड ऑफ कंज्यूमर विदाउट क्रिएटिंग अ शॉर्टेज फॉर. देखिए क्यों, क्योंकि एसएसआई जो होती हैं वो जेस्टेशन पीरियड का गैप को रिड्यूस कर देती हैं, और इससे क्या होता है, कंज्यूमर जैसे ही डिमांड करती हैं उसको वैसे ही प्रोडक्ट्स मिल जाता है. तो एसएसआई मीट्स द कंज्यूमर डिमांड. समझ आया बच्चों, आगे मूव करें. नेक्स्ट है हमारा, hence it serves as an anti-inflationary force by providing the goods for daily use. तो इससे क्या होता है कि अगर डिमांड एंड सप्लाई में गैप आ गया, डिमांड एंड सप्लाई में अगर गैप आ गया तो प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है. प्राइस इंक्रीज हो गया तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लेशन आ जाता है. तो इस इन्फ्लेशन ना आए वो हेल्पफुल करती हैं. वो कौन हेल्पफुल करती हैं, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्पफुल करती हैं, ताकि इन्फ्लेशन की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है मार्केट में, इकोनॉमी में, इसको रिड्यूस कौन कराता है बच्चों, उसको रिड्यूस कराता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. 9th है हमारा, SSI एंश्योर सोशल एडवांटेज. सोसाइटी के लिए क्या हेल्पफुल है SSI. देखिए, SSI help in development of the society by reducing the concentration of income and wealth in few hands. जो SSI है वो हेल्प कराता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, मतलब कुछ लोगों के पास वो इन्वेस्टमेंट पावर ना हो, वो डिसेंट्रलाइज हो. मतलब हर पीपल, जो कंट्री में जो भी पीपल हैं जो वो सोचते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ, कर लूँ, अपना इन्वेस्टमेंट करूँ इंडस्ट्रीज़ में, तो एसएसआई हेल्प करती हैं कि जो इन्वेस्टमेंट पावर है वो फ्यू हैंड में ना हो, वो डिसेंट्रलाइज हो. जो पीपल करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो आए मार्केट में और पार्टिसिपेट करें. सेकंड क्या है, SS provide employment to the people paid to independent of living. जो SSI है वो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कराता है और लोगों को
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं। देखिए जो स्किल होता है, जो एक्सपर्टीज़ होता है, उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हायर कर लेती हैं। जो लोग अनस्किल्ड होते हैं, वो जो एजुकेटेड नहीं होते इतना, तो वो क्या, वो उसको कौन प्रोवाइड कराता है बच्चों, वो एसएसआई प्रोवाइड कराती है। ओके, एसएसआई हेल्प द पीपल लिविंग इन रूरल और बैकवर्ड सेक्टर टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें जो लोग बैकवर्ड एरिया में रहते हैं तो वो भी मोटिवेट होते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ, हमने क्या पढ़ा था, कैटेगरीज ऑफ स्मॉल स्केल में एक विलेज इंडस्ट्रीज पढ़ा था, विलेज इन्वेस्टमेंट पढ़ा था। उसमें क्या था कि 50,000 तक भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इससे क्या पता चलता है कि जो जिसके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है वो भी पीपल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बैकवर्ड एरिया जो पीपल होते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी मोटिवेट होते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, इट अनकरेज द डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नेंस। देखिए जब सेंट्रलाइज चीज़ें होती हैं तो मतलब कि कुछ लोगों के हाथ में चीज़ें होती हैं, बट जब डिसेंट्रलाइज हो जाता है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी होता है, इंडिपेंडेंसी आती है, किसी पे डिपेंड नहीं होता। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो एसएसआई आया, उसको वुमेन को डेवलपमेंट करने में हेल्प किया, इससे कि वो वुमेन भी पार्टिसिपेट कर पा रही हैं, वो कि अपने हस्बैंड पे, अपनी फैमिली पे डिपेंड नहीं है। तो एसएसआई सोशल एडवांटेज में भी हेल्प करता है, हमने देख लिया। फोर्थ हमारा है, 10th पॉइंट हमारा है, 10th, डेवलप द एंटरप्रेन्योरशिप। हमने पढ़ा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो एंटरप्रेन्योर, जिस पीपल में एक रिस्क टेकिंग इन, एक इनोवेटर जो छिपा होता है, उसको भी बाहर लाने के लिए एसएसआई हेल्प करता है। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इट हेल्प टू डेवलप अ क्लास एंटरप्रेन्योर्स इन द सोसाइटी। इट हेल्प द जॉब सीकर टू टर्न आउट ऑफ जॉब गिवर। जो लोग जॉब के लिए ढूंढते रहते हैं इधर उधर, वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करके और लोगों को जॉब प्रोवाइड कराते हैं। देख रहे हैं कि कोई पीपल जहाँ वो जॉब के लिए इधर उधर भटकता था, वो अब जॉब प्रोवाइड करा रहा है। और वो किससे हो रहा है, किस चीज़ से हेल्प हो रहा है, वो हो रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। ठीक है, सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस इन द सोसाइटी। एसएसआई आने के बाद लोगों में मोटिवेशन हुई कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंस की जो पावर होती है वो लोगों के मन में आया। ठीक है, थर्ड है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प इन इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन वेरियस वे। देखिए अगर ओवरऑल पीपल की इनकम इंक्रीज हो गई तो उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अगर फैमिली में, अगर सबकी, जैसे 4 बंदे हैं, सबकी अगर इनकम इंक्रीज हो गई तो हम उसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। हम ओवरऑल जीडीपी में कहते हैं, ग्रोथ में क्या देखते हैं कि ओवरऑल इनकम कितना इंक्रीज हुआ। अगर इंडिविजुअल की नहीं इंक्रीज हुई तो हम उसमें उसको इंक्लूड नहीं करते। अदर हैंड पर कैपिटा मतलब कि अगर कोई पीपल है तो उसमें हर लोग, जैसे 4 लोग हैं तो चारों लोगों की इनकम कितनी है वो बोलेगा पर कैपिटा। और ग्रॉस में हम क्या देखेंगे कि मेनली चारों में से कौन एम्प्लॉयड, कौन कितना इनकम अर्न कर रहा है, वो हम बोलेंगे पर कैपिटा। और ओवरऑल हम जब देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे ग्रॉस। तो जो है, जो एसएसआई है वो हेल्प करती है इंडिविजुअल, मतलब पर कैपिटा इनकम कितनी भी इंक्रीज हुई। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ हमारा है, इट फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, वीकर सेक्शन ऑफ एरिया। जो ज़्यादा बैकवर्ड हैं, ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उस एरिया को भी डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं।
वो कौन करती है? एसएसआई। तो हमने बच्चों देख लिया, चलिए एक बार और से रिवाइज कर ले। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो एम्प्लॉयमेंट जॉब देने में हेल्प करती हैं। सेकंड पॉइंट था एसएसआई फैसिलिटेट द वुमेन ग्रोथ, वुमेन की ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंसी को डेवलप कराता है। वो कौन कराता है? वो एसएसआई कराता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? एसएसआई ब्रिंग बैलेंस द रीजनल एंड डेवलपमेंट, जो गैप है अर्बन एंड रूरल, सिटीज एंड रूरल में जो गैप है उसको भी रिड्यूस कराता है। और कौन कराता है? वो एसएसआई कराता है। फोर्थ है हमारा एसएसआई हेल्प इन मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, लोकल रिसोर्सेज जो भी होते हैं उसको भी, जो लोकल फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज को यूज़ कराने में, उसको यूटिलाइज करने में कौन हेल्प करता है? एसएसआई। फिफ्थ है एसएसआई पे फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल, लेस कैपिटल में कितना ज़्यादा आउटपुट हम यूज़ कर सकते हैं, मोर आउटपुट बाय लेस कैपिटल, उसको भी हेल्प कराता है एसएसआई। ठीक है। सिक्स्थ है प्रमोट एक्सपोर्ट, प्रमोट मतलब ये बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी हेल्प कराता है, उसको सरप्लस लाता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी इंक्रीज कराता है। एसएसआई स्मॉल द मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कंपोनेंट्स की एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। कौन होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एट है एसएसआई मीट द कंज्यूमर डिमांड, जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो जेस्टेशन पीरियड होती है उसको भी रिड्यूस कराता है एसएसआई। सिक्स था ऑन एसएसआई इंश्योर द सोशल एडवांटेज, लोग ज़्यादा एंटरप्रेन्योर अपनी जो भी एक्सपर्टीज़ हैं उसको आगे लेके आते हैं, लोगों में लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, उनकी इनकम इंक्रीज होती है, लोग ज़्यादा डेमोक्रेटिक, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, और ये कौन कराता है? एसएसआई। लास्ट पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योर, अगर कोई पीपल में जॉब सीकर नहीं, जॉब गिव गिव गिवर, जॉब टेक, जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बन जाता है, और वो किससे होता है? एसएसआई से होता है। और लोगों की पर कैपिटल इंक्रीज होती है, इंडिविजुअल लोगों की कितनी डेवलप इनकम इंक्रीज हो रही है, और ये किससे होता है? एसएसआई। तो हमने बच्चों एसएसआई का रोल पढ़ा कि एक एसएसआई स्मॉल इंडस्ट्रीज किस किस चीज़ों में हेल्प करती हैं, आपने देख लिया। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आपने ध्यान से, आप देख रहे हैं मटेरियल्स जो भी हैं वो सफिशेंट है, आप अगर इतने पॉइंट्स लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर 1 मार्क्स भी नहीं काट सकता। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरिया, जो एक स्मॉल बिजनेस का क्या रोल होता है रूरल विलेज को डेवलप करने में, तो वन बाय वन स्टडी करेंगे। चलिए, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरिया। स्मॉल बिजनेस में जो स्मॉल बिजनेस है वो रूरल इंडिया में क्या हेल्पफुल है, मतलब इसका क्या रोल है, वो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है हमारा जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने देखा कि एक एसएसआई है, उन्होंने, उसका रोल क्या था इंडिया में डेवलपमेंट करने का। तो रूरल एरिया में भी जो स्किल है, अनस्किल्ड पीपल होते हैं, उनको जॉब प्रोवाइड कराने में हेल्प करती हैं। देखते हैं, स्मॉल बिजनेस एम्प्लॉय लार्ज पीपल इन स्मॉल रूरल एरिया, जो स्मॉल बिजनेस है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती हैं लार्ज पीपल ऑफ रूरल एरिया। दिस बिजनेस आर बेसिकली लेबर इंटेंसिव, दो टाइप के होता है इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव, जो मशीन ज़्यादा यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। यूएसए है वो क्या है? कैपिटल इंटेंसिव।
और इंडिया क्या है, लेबर इंटेंसिव, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर है, चीप लेबर बहुत अवेलेबल है, अबेंडेंट ऑफ लेबर यूज है यहाँ पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लेबर इंटेंसिव। ओके बच्चों, तो देखते हैं, दे एम्प्लॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबर इन देयर ऑपरेशन। रूरल एरिया में मेनली जो इलिटरेट पीपल होते हैं, जो ज़्यादा एजुकेशन नहीं ले पाते, वो अनस्किल्ड होते हैं, उनके पास वो इतने एक्सपर्टीज नहीं होते, उनके पास ज़्यादा स्किल नहीं होता। तो जो स्मॉल बिजनेस है वो अनस्किल्ड लोगों को भी जॉब प्रोवाइड कराता है। ओके, नेक्स्ट हम देखें, दिस हेल्प इन अर्निंग अ इनकम फॉर मेनी पीपल इन एरिया। अगर जॉब प्रोवाइड कराएंगे, जॉब से क्या मिलेगा, उनको इनकम मिलेगा। दिस बिजनेस प्ले एन इफेक्टिव रोल इन रिडक्शिंग द पॉवर्टी एंड इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक ऑफ रूरल एरिया। कोई भी कंट्री के लिए ना हर सेक्टर डेवलप्ड होना चाहिए, बट इंडिया में जो रूरल एरिया है वो अंडर डेवलपमेंट है, बहुत पॉवर्टी है, लोगों की लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो स्मॉल बिजनेस क्या हेल्प कराती है एम्प्लॉयमेंट से, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। एम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, लोगों की इनकम जनरेट होती है, इससे क्या होती है, पॉवर्टी, गरीबी रिड्यूस होती है, और उनका जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो इम्प्रूव होता है। किससे होता है, स्मॉल बिजनेस से होता है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा बच्चों, कि स्मॉल बिजनेस जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, जो रूरल पीपल्स होते हैं उनको, अनस्किल्ड पीपल होते हैं उनको। सेकेंड हम देखें, रिड्यूस द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। देखिए, पीपल क्या होते हैं, रूरल पीपल होते हैं, वो क्या होते हैं, माइग्रेट, मूव कर जाते हैं, कहाँ मूव कर जाते हैं, वो मूव कर जाते हैं अर्बन में फॉर द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो क्या होता है देखते हैं, स्मॉल बिजनेस ऑपरेटिंग इन रूरल एरिया हैव एन इफेक्टिव रोल इन रिडक्शन द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन। अगर स्मॉल बिजनेस इस्टेब्लिश हुई अगर रूरल एरिया में, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, तो उससे क्या होगा, लोग माइग्रेट नहीं करेंगे अर्बन एरिया में। ओके, people basically migrate from rural to urban in search of employment opportunity and better standard of living। लोग क्यों होते हैं अर्बन एरिया में, क्यों जाते हैं, वो नहीं जाना चाहते, अपने घर अपने फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहते, बट उनको जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, जॉब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है अर्बन एरिया में, तो लोग मूव कर जाते हैं अर्बन एरिया में फॉर द जॉब और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन अगर स्मॉल बिजनेस के आने के बाद लोग कम मूव होने लगे, कम लोग लोग रूरल एरिया में ही एम्प्लॉयड होने लग गए, ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉयमेंट, जिससे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है, और इससे लोग कम माइग्रेट होते हैं। दिस बिजनेस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द लार्ज पीपल। This have been role in rural development. This may it help in migration from rural to urban area. तो इससे क्या हुआ, माइग्रेशन हुई पीपल की, और माइग्रेशन क्या होगी, रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस क्या होता है, रिड्यूस कराता है माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन, ठीक है। थर्ड है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। देखिए, जो हमारा स्मॉल बिजनेस है वो क्या कराता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। जो लोकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। कैसे होता है देखिए, रूरल एरिया इन कंट्री आर अनरिच विद डिफरेंट रिसोर्सेज। जो रूरल एरिया होता है ना, रिच ऑफ रिसोर्सेज होता है। कैसे, दिस रिसोर्सेज आर sufficient and cheap raw material, abundant land, cheap labor, industries when situated were make the best utilization of all the resources। जो रूरल एरिया होता है ना, उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, रॉ मटेरियल्स होती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होती हैं,
जो लेबर मिलता है वो बहुत चीप लेवल पे मिलता है। तो ये सब चीज़ जो यूटिलाइज क्या कर सकता है, अगर स्मॉल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया जाए विलेज या रूरल एरिया में, तो ये चीज़ों को यूटिलाइज क्या कर पाएगी। ठीक है, these these resources otherwise be laying idle and remain unused. This help in improving the economic of rural sector and removing the poverty. तो इससे क्या होता है कि अगर इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई रूरल एरिया में, तो उससे क्या होगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन जो लोकल रिसोर्सेज थी उसका यूटिलाइजेशन होगा, और जिससे पॉवर्टी रिडक्शन होगी। ठीक है, गरीबी हटेगी। फोर्थ हमारा आता है प्रमोट द रूरल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो विलेज को डेवलपमेंट कराने में, रूरल एरिया को डेवलप कराने में हेल्प करती हैं। कैसे, देखते हैं। रूरल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल प्ले एंड इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन देयर। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो रूरल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। कैसे, देखते हैं। दिस बिजनेस हेल्प इन रिमूविंग द पॉवर्टी फ्रॉम द रूरल एरिया। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या पढ़ना है कि जो स्मॉल बिजनेस है वो रिमूव करा देती हैं पॉवर्टी, गरीबी को हटाने में हेल्प करती हैं। सेकेंड, this help in improving the rural economy by promoting several development programs. देखिए, जब पॉवर्टी हटाना है, गरीबी हटाना है, तो गवर्नमेंट को आना पड़ेगा आगे, और गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स प्रोवाइड कराए स्मॉल इंडस्ट्रीज से। तो इससे क्या होगा, जो रूरल डेवलपमेंट होगी वो होगी। ठीक है, a large number of people get employed because of this industries are earning their livelihood. तो क्या हो गया कि अगर रूरल एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई, तो इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम होगी, इनकम से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, फिर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी होगा, तो एक सर्कल बनेगा। और अगर स्मॉल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हुई रूरल एरिया में, तो जो रूरल एरिया अंडर डेवलप्ड है तो वो अंडर डेवलप्ड ही रहेंगी। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब कि हमारा फिफ्थ पॉइंट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो लोगों के पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब किसी के पास ज़्यादा इनकम है और किसी के पास लो इनकम है, तो इक्विटी एग्जिस्ट कराता है। कौन कराता है, स्मॉल बिजनेस। तो हम बच्चे पढ़े, तो स्मॉल बिजनेस रिक्वायर्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट। जो स्मॉल बिजनेस है वो हमने देखा कि अगर विलेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो ओनली 50,000 में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो दिस encourage many individuals to start their business in rural area. Therefore, there is a large number of small business operating all over the country. देखिए, जो गैप बिटवीन द लार्ज इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज का गैप बिटवीन है उसको रिड्यूस करता है। कौन करता है, स्मॉल बिजनेस। क्योंकि स्मॉल बिजनेस को इन्वेस्टमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए या फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को ज़्यादा अमाउंट ऑफ फंड नहीं चाहिए। तो इससे क्या होता है, स्मॉल और लार्ज बिजनेस में जो गैप होता है उसको रिड्यूस कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट है वो है इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल बिजनेस है, अगर जो स्मॉल बिजनेस स्टैब्लिश हुई किसी विलेज में, उससे क्या होगा कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, उनको इनकम मिलेगा, इनकम से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी, वो ज़्यादा बेटर खाना खाएंगे, ज़्यादा बेटर हाउस खरीदेंगे, ज़्यादा बेटर कपड़े खरीदेंगे। तो इससे क्या हुआ कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुई एज कंपेयर टू प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्मॉल बिजनेस क्या इम्प्रूव कराता है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब 7th पॉइंट है इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू। जो
टैक्स रेवेन्यू में इसका इंक्रीज होता है। कैसे होता है, मैं हम इसमें को डिटेल में स्टडी करते हैं। चलिए देखिए, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज operating in rural area all over the country, their efficiency working and generating the sufficient revenue. These industries are required to pay tax to the government to his income. When there is a more industries operating, revenue of the government increase will definitely increase. The revenue generated by the government is used for the various development program. देखिए, इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू क्या है कि अगर स्मॉल इंडस्ट्री स्मॉल बिजनेस स्टैब्लिश हुई, उससे क्या हुआ, उनकी प्रॉफिट बनी, प्रॉफिट से उनका रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो वो अपनी इनकम का कुछ पोर्शन वो टैक्स देगी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उस टैक्स से क्या होगा, गवर्नमेंट उस टैक्स से फर्दर डेवलपमेंट करेंगी स्मॉल इंडस्ट्रीज में। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज इंक्रीज क्या करती हैं, इंक्रीज करती है गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय पेइंग टैक्स। अपने इनकम का कुछ प्रोपोर्शन वो गवर्नमेंट को देती हैं, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगी और वो फर्दर और भी डेवलपमेंट करेंगी। तो इससे हमने ये समझा। नेक्स्ट, तो ये हमारा 7 पॉइंट था, रोल ऑफ बिजनेस इन रूरल एरिया। फर्स्ट क्या हेल्प करता है, स्मॉल बिजनेस जनरेट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बिग रोल प्ले करता है। सेकंड है, रिड्यूस द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। जो स्मॉल बिजनेस होता है वो विलेज में स्टैब्लिश होता है, इससे जो पीपल होते हैं वो रूरल से अर्बन में माइग्रेट नहीं होते, वो मूव नहीं करते। तो ये रूरल और अर्बन के माइग्रेशन को रिड्यूस करा देता है। थर्ड है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। जो अर्बन एरिया है वो रिच ऑफ रिसोर्सेज माना जाता है। तो जब स्मॉल बिजनेस स्टैब्लिश हुई, उससे क्या होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज हुआ। फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हमारा है प्रमोट रूरल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये क्यों है, क्योंकि अगर स्मॉल बिजनेस होंगी तो उससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट से इनकम होगी, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, तो इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी, पॉवर्टी गरीबी हटेगी। तो ये रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फिफ्थ है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, गैप बिटवीन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज में रिड्यूस होता है, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड चाहिए। तो जो भी पीपल है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वो पहले स्मॉल में करेंगी, फिर धीरे धीरे वो लार्ज में जाएंगी। तो क्या है, ये गैप बिटवीन द लार्ज एंटरप्रेन्योर एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर में रिड्यूस करती हैं। 6 पॉइंट है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का रहन सहन, लोगों की रहन सहन में बदलाव लाती है। इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू, जो स्मॉल बिजनेस है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू को भी इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं, जब स्मॉल बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेंगी तो वो टैक्स पे करेंगी, और टैक्स पे करेंगी तो गवर्नमेंट का जो इनकम है, रेवेन्यू है, वो भी इंक्रीज होगी। लास्ट हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एमएसएमई, स्मॉल बिजनेस। देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ जाए, स्मॉल बिजनेस आ जाए, या एमएसएमई आ जाए, तो ये सारे सेम चीज़ हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या क्या होता है, प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। देखिए, जो फर्स्ट है, फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, वो कैसे होती है, चलिए देखते हैं। देयर इज अ लिमिटेड फाइनेंस अवेलेबिलिटी विद दिस एंटरप्रेन्योर दैट मेक द डे टू डे वर्किंग डिफिकल्ट। देखिए, जो फाइनेंस होता है उसको किसी भी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए एक कंपनी को फंड चाहिए। तो डे टू डे उनका जो वर्किंग कैपिटल है उसको फुलफिल करने के लिए उनको फंड चाहिए, बट
Also, raising the finance from the bank is a challenge because this entrepreneur poor credit worthiness. तो वो क्या करेंगी, उनको उनके पास फंड कम होती है तो वो लोन लेते हैं। लोन भी लेना उनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि उनकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो न्यू होते हैं मार्केट में। तो कोई भी फंड देने से पहले सोचेगा कि मैं इसको फंड दूं या नहीं दूं। तो स्मॉल बिजनेस को फाइनेंस में प्रॉब्लम होती है। दूसरा हमारा क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है? Due to inability of certain raw material, this entrepreneur have to be adjust and compromise either in term of poor quality of raw material or high price raw material. Both situation add to be the problem of such industries. अब देखिए कि कोई भी इंडस्ट्रीज या लार्ज हो स्मॉल हो, लार्ज चीली के पास फंड्स होती हैं तो वो इन्वेंट्री में स्टॉक में रॉ मटेरियल्स रखती हैं। लेकिन जो स्मॉल बिजनेस होता है उनके पास फंड्स कम होती हैं। तो उनके पास फंड कम होती है तो रॉ मटेरियल्स को बाय करने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय कर लेती हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम, इससे हम क्या देखते हैं कि उनको रॉ मटेरियल्स में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास फाइनेंस कम है। थर्ड है मैनेजरियल स्किल। बिजनेस रन बाय द सिंगल पर्सन और अ फैमिली which lack managerial skill, technical skill, entrepreneurial skill. Also due to no education there is become a more difficult, hence neither they are capable to manage the entrepreneur on its own nor they are hired of such working due to shortage of financial resources. देखिए स्टूडेंट, मैनेजरियल स्किल से क्या समझ आ रहा है? हमने पिछले में पढ़ा कि जो अनस्किल होते हैं, अनस्किल वर्कर को भी एम्प्लॉयड कर लेती हैं और या तो फैमिली मेंबर्स स्टार्ट कर देती हैं बिजनेस या फिर कोई एक पर्सन स्टार्ट कर देता है जो बिजनेस में एक्सपर्टीज नहीं होता। तो इससे क्या होता है, उनको फ्यूचर रिस्क में क्या प्रॉब्लम्स, कैसी प्लानिंग करनी चाहिए, इन सब में उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ना है? क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होते। कोई भी अगर अच्छा बिजनेस चलाने के लिए उनको उस चीज़ में, जिस चीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें उनको नॉलेज होना चाहिए, वो एक्सपर्टीज हो जा, ताकि और से और ग्रोथ। एक अनस्किल और एक स्किल में बहुत फ़र्क है। स्किल की ग्रोथ जल्दी होगी, फास्ट होगी एज कम्पेयर टू अनस्किल। ठीक है। फोर्थ प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है? लेबर्स की प्रॉब्लम्स क्या है, चलिए देखते हैं। लेबर्स की प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ अनस्किल और सेमी स्किल वर्कर। क्यों? लेबर की प्रॉब्लम क्या होती है? अगर कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज रूरल एरिया में इन्वेस्टमेंट करती हैं तो वहाँ पे जो पीपल मिलेंगे वो अनस्किल्ड होंगे, अनएजुकेटेड होंगी, वो उस चीज़ में एक्सपर्टीज नहीं होंगी, वो ट्रेन नहीं होंगे। तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है? फोर्थ ये है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा मार्केटिंग। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर दिस entrepreneur to maintain the direct contact with consumer and they have to depend on middleman। देखिए middleman who is return pay less price or delay in the payment thus exploiting them to no limit। अब मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है स्मॉल इंडस्ट्रीज को? क्यों? वो रूरल में होते हैं, उनको सिटीज़ में जाने के लिए उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती। तो वो क्या करती हैं, वो मिडल मैन को हायर कर लेती हैं कि आप मेरे इस प्रोडक्ट्स को सिटीज़ में बिकवा दीजिए। तो उसमें क्या होता है, जो मिडल मैन होता है ना, वो क्या होता है, जो मार्केट प्राइस होता है उससे बहुत लेस प्राइस उसको प्रोवाइड कराता है। तो इससे मार्केटिंग की प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है, मिडल मैन सारा खा जाता है। ठीक है, तो मार्केटिंग का प्रॉब्लम हो गया। अब क्वालिटी में क्या प्रॉब्लम है वो भी देख लेते हैं। ड्यू टू ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन दिस एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल इन मेंटेन द स्टैंडर्डाइज क्वालिटी। देखिए रूरल एरिया में क्या होता है, लोग एजुकेटेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो वो अच्छे से अच्छे क्वालिटी, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं
एज कम्पेयर टू हम रूरल एरिया में आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों के पास इतनी स्किल्स नहीं होती हैं, लोग नॉलेजेबल नहीं होते, तो वो इतने अच्छे क्वालिटी और इतने अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके प्रोडक्ट नहीं बना पाते। तो ये गैप रह जाता है क्वालिटी में। क्यों? क्यों? सबसे क्या है, एक फंड आ गया और फंड होना चाहिए, और दूसरा हमारा क्या हुआ कि हमें स्किल और नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कोई भी इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। टेक्नोलॉजी में क्या प्रॉब्लम होता है ये भी देख लेते हैं। यूज़ ऑफ आउटडेटेड ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी क्रिएट इशू इन टर्म ऑफ हायर एंड लो क्वालिटी। देखिए, जो अर्बन एरिया में इस्टेब्लिशमेंट होती हैं, जो इस्टेब्लिश होती है इंडस्ट्रीज, उसको टेक्नोलॉजी वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में होती हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड इनोवेशन रिसर्च करती हैं। अब रूरल एरिया में होते बहुत लेस नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों में, तो कंपटीशन नहीं होता, उनको नॉलेज नहीं होती है मार्केट में, तो टेक्नोलॉजी गैप भी हो जाता है, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आ गया लास्ट हमारा पॉइंट है ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल कंपटीशन क्या कह रहा है, चलिए देखिए। They have to face competition with large scale industries and multinational companies। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या फेस करती हैं, वो फेस करती हैं लार्ज इंडस्ट्रीज से कॉम्पिटिशन्स। और जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो बाहर से कंपनीज आती हैं, उससे भी कंपटीशन फेस करती हैं। तो कोई ना कोई ऐसी इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो उभर के नहीं आ पाती, वो कहीं ना कहीं दब जाती है इन स्मॉल इंडस्ट्रीज और लार्ज इंडस्ट्रीज से और एमएनसी से। तो इसके लिए क्या करता है, गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रमोट हो, उनकी डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए हमारे पास जो गवर्नमेंट है वो बहुत वेरियस स्कीम्स बनाई हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो हमने प्रॉब्लम्स में क्या क्या पढ़ा बच्चों? फर्स्ट पढ़ा कि उनको फाइनेंस फंड्स की प्रॉब्लम होती है। दूसरा हमें पढ़ाया कि रॉ मटेरियल्स की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके पास कम होता है, फंड्स कम होती हैं, तो वो स्टॉक में अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं कर पाते। उनको लोन जो बैंक प्रोवाइड कराती हैं वो भी कम कराती हैं। क्यों? उनकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं होती, मैनेजीरियल स्किल नहीं होता, वो जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज में, वो एक्सपर्टीज़ नहीं होती, उनके पास स्किल नहीं होता। फिर हमने पढ़ा लेबरल, जो लेबर इन्वॉल्व होते हैं, जो एम्प्लॉयड होते हैं, वो होते हैं अनस्किल, सेमी स्किल, उनके पास इतना स्किल, वो एक्सपर्टीज़ नहीं होती। मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, जो एक मिडल मैन है वो उनको मार्केट प्राइस से लेस प्राइस देता है, और उनका एक्चुअल प्राइस उनको उस प्रोडक्ट्स का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। क्वालिटी में वो रिडक्शन होती है। क्यों होती है? जो रूरल एरिया में, जो अर्बन एरिया में पीपल होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो स्किल्ड होते हैं, वो अपने अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन करते हैं, अब अपग्रेड करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। लेकिन रूरल एरिया में जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अनस्किल होते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो वो उसी प्रोडक्ट्स पे रिलाय होते हैं। नेक्स्ट हमारा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी गैप भी होता है रूरल और अर्बन एरिया में। और ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स, कहीं ना कहीं जो स्मॉल बिजनेस होती हैं वो क्या होती हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज और एमएनसी के अंदर वो दब जाती हैं और अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म कर लेती हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट को बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड करानी चाहिए इसमें स्मॉल इंडस्ट्री से, ताकि वो भी प्रमोट हो सके। वो अगर मोटिवेट होके मार्केट में आए हैं तो वो डीमोटिवेट होके ना जाए। तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। तो आगे हम स्कीम्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। फर्दर जो भी हमारा टॉपिक रह गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप बच्चों अपना ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और हमारे एड्यू ग्रोन क्लासेस को एड्यू ग्रोन
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियोस आए उसमें आपको पता चल जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। ओके, टेक केयर।